आज आपण बोलतोय की 2008 मध्ये जे काही झालं त्यापासून आपण काय शिकायला पाहिजे आणि 2009 साठी कसं तयार असायला पाहिजे. आपण जाऊयात लोअर परेलला तुलसीयान सरांकडे. सर, आपण बघितलं की या वर्षभरात काही पर्टिक्युलर सेक्टर होते ज्यांना खूप मोठ्या प्रमाणावर फटका बसला. रिअल्टी सारखे जसे सेक्टर होते ज्याच्यात मार्केटमध्ये घसरण झाली की या कंपन्यांचे शेअर्स पहिले घसरत होते. 2009च्या दृष्टीने जर आपण बघायला गेलं तर रिसेशनचा फटका किंवा इतर काही कारणांचा फटका कोणत्या सेक्टर्सला बसू शकतो? देखिए 2008 में जो थे दो सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, वो थे रियलिटी और दूसरा ऑटोमोबाइल। ये दोनों ही जो है इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर है। अगर यहाँ पे आपको फाइनेंस नहीं मिलता है तो सबसे पहले जो आपको प्रॉब्लम्स है, जो लॉसेस है, यहीं पे देखने को मिलती है। अब अगर मैं 2009 का सिनारियो लूं, ऐसी धारणा है कि फरवरी मार्च तक हमारा यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है 2 से 3% हो जाएगा। अगर इन्फ्लेशन इतने नीचे आता है तो इंटरेस्ट रेट का भी घटना स्वाभाविक है। आप ऐसा एक सिनारियो देखेंगे कि अप्रैल मई में या मार्च एंड या अप्रैल में नेशनलाइज बैंकें कोई भी डिपॉजिट पे आपको 5.5-6% से ज्यादा का इंटरेस्ट नहीं देगी। और उसके अंदर ऐसे सिचुएशन में फिर से लेंडिंग जो है 8-9% के हिसाब से शुरू होगी ओवरऑल, चाहे फिर वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे हाउसिंग सेक्टर हो, और इवन जो इंडियन कॉर्पोरेट्स है उसके हिसाब से उन्हें 10-11% में पैसा जो है फिर से मुहैया कराया जाएगा। अगर ये सिचुएशन बनती है तो जिन सेक्टर ने सबसे ज्यादा बीटिंग ली है मेरे हिसाब से वही सबसे ज्यादा गेन करेंगे। और इस माहौल से या इस नजरिए से अगर आप बैंकिंग, ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट तीनों सेक्टर पे 2009 के लिए नजर रखते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा होगा। क्योंकि दूसरे इसके साथ में खास बात यह भी है कि यहां से ये शेयर ऑलरेडी इतने ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं कि जरा सा भी इसमें टर्न अराउंड या रिवाइवल आता है तो सारे नेगेटिव्स को हमने फैक्टर इन कर चुका है। इसके बाद में जो भी एक पॉझिटिव्ह ट्रिगर आएगा वो इसके बाद से इन स्टॉकों को, इस सेक्टर को काफी अच्छी तरह से रिलेट करेगा। नक्कीच सर, आपल्याला आपला पुढचा कॉल आलेला आहे. आपल्यासोबत सुखदा आहेत. सुखदा, नमस्कार. नमस्ते सर, मुझे आपसे ये पूछना था, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। हाँ? आजकल जो रिसेशन पीरियड चल रहा है और जो इन्वेस्टमेंट का जो आप बोल रहे हैं ये, हाँ? एक हाउसवाइफ की तरफ से मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक हाउसवाइफ इन्वेस्टमेंट और रिसेशन के बारे में क्या कर सकती है, किस तरह से ये पोजीशन हैंडल कर सकती है? नक्कीच, खूप छान प्रश्न आहे. तुलसीयन सर, काय सांगाल तुम्ही यांना? देखिए हाउसवाइफ के लिए मैं कहूंगा एक तरह से रेसिशन जो है काफी पॉजिटिव होता है। अगर उनके हस्बैंड की या उनके जो दूसरे बेटा हो, चाहे कोई बार उनकी अपना जॉब सिक्योर हो, उनके पास में इनकम का एक साधन कंसिस्टेंट हो तो रेसिशन जो है हाउसवाइफ के लिए हमेशा, क्योंकि ऐसे में महंगाई नहीं बढ़ती है। अगर आप देखते हैं तो प्राइजेस कम होते हैं, जैसे मैंने बताया कि इन्फ्लेशन के 2 से 3% होने की संभावना है। लेकिन साथ साथ में उनका प्रश्न है कि ऐसे में इन्वेस्टमेंट्स का क्या अप्रोच हो या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो यहां पे हाउसवाइफ के लिए कि अगर उनकी पर्सनल सेविंग हो तो वो स्ट्रेट अपना एलोकेशन 2 चीजों में करे, एक तो फिक्स रिटर्न में और दूसरा इक्विटी में। सारा का सारा पैसा उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो इक्विटी में उस चीज को ध्यान रख सके। और अगर दोनों में अपना नजरिया रखते हैं 50-50 इन्वेस्टमेंट्स का, तो इक्विटी का उनका कम से कम लंबा नजरिया होना चाहिए कि 6 से 12 महीने, न कि ट्रेडिंग का। हमने 2008 में भी देखा था काफी हाउसवाइफ जो स्पेकुलेशन में, F&O में या जो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थी, उन्होंने काफी पैसे गंवाए हैं, उन्होंने अपनी ज्वेलरी तक जो है इसमें नुकसान किया है। तो आप ट्रेडिंग में अगर इन्वेस्टमेंट जो इक्विटी का करें उसमें ट्रेडिंग या F&O में बिल्कुल न जाएं। कम से कम 6 महीने का नजरिया रख के अपने कोई भी ब्रोकर हो या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो उनकी सलाह से कम 6 महीने के नजरिया रख के फ्रंटलाइन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। जी नक्कीच. हर्षल, आपण बघितलं की सगळ्यांना कुठेतरी या रिसेशनची काळजी आहे, महागाईची थोडीशी चिंता आहे. आपण जसं बघतोय की नोकऱ्यांवरती पण काही प्रमाणात गदा आलेली आहे. अशा प्रकारात आपण गुंतवणूक करताना म्हणजे साधारण कोणत्या पर्यायामध्ये गुंतवणूक केली किंवा काय काळजी घेतली तर आपण एक रेग्युलर मंथली इन्कम आपल्या गुंतवणुकीच्या द्वारे आपण त्याची खात्री घेऊ शकतो? पहिले जसं तुम्ही म्हटलात की नोकऱ्यांचे आजकाल प्रॉब्लेम झालेले आहेत, म्हणजे इन्फ्लेशन प्रॉब्लेम झालाय, सगळं मार्केट सिनारिओ हॅज टोटली चेंज फ्रॉम लास्ट इयर. ह्याच्यामध्ये जी काळजी घेतली पाहिजे, पहिली काळजी म्हणजे तुम्ही वायफाय खर्च जो आपण म्हणतो, ज्याला आपण मॉल्समध्ये खर्च करणं किंवा एखादा पिक्चर मोठमोठ्या सिनेमॅक्स मोठ्या थिएटर्समध्ये जाणं किंवा बाकी काही इतर लक्झरियस खर्च, त्याच्यावर कपात केली पाहिजे थोडी बहुत. ते कॉन्सन्ट्रेट करून, ते कपात करून त्याच्यावर सेव्हिंग्सवर जास्त भर दिला पाहिजे. त्या भर दिल्यानंतर त्या सेव्हिंग्समधनं अमाऊंट थोडीशी इक्विटी किंवा म्युच्युअल फंड मार्फत मार्केटमध्ये आत्ता संधी आहे त्याच्यात गुंतवायला सुरुवात केली पाहिजे. आणि लॉंग टर्म म्हणजे 1-2 वर्षाचा कालावधी 2-3 वर्षाचा ठेवला पाहिजे. त्याच्यासाठी तुमचा पैसा नक्कीच तुम्हाला 25% मिळू शकतो. नक्कीच. संदीप आहेत आपल्यासोबत. नमस्कार संदीप. हा नमस्कार मॅडम. विचारा मॅडम, जेपी असोसिएटचे 300 शेअर घेतले होते 80च्या हवाने काही दिवसापूर्वी. तर त्याचं पुढे कसं असेल?
नक्कीच आपण जाऊयात तुलसीयन सरांकडे या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी. सर, तुम्ही संदीपना काय सांगाल? देखिए, जेपी एसोसिएट्स ने अभी अभी काफी एक बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग की है, जिसमें उन्होंने जेपी होटल्स अपने आप में मर्ज किए, जो उनकी 2 सब्सिडियरी कंपनियां थी जो सीमेंट बनाने में इंगेज थी उसको भी मर्ज किया है। जेपी एंटरप्राइज, उनकी जो प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थी उसे भी, एक तरह से पूरा का पूरा ग्रुप में कंसोलिडेशन चल रहा है। ये बात निश्चित है कि उसके बाद में थोड़ा सा बाजार नाराज हुआ, उसके बाद में शेयर करेक्ट हुए, लेकिन अगर संदीप का नजरिया 1 महीने तक का है कि उसे उन्होंने मेनली ट्रेडिंग एंगल से अगर इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो जनवरी महीने में F&O की जब तक एक्सपायरी होगी उसका भाव जो है तकरीबन 85 से 90 के बीच में कम से कम देख सकेंगे, उन्हें नुकसान नहीं होगा। आज वर्तमान में उन्हें नुकसान जरूर है, तो अपनी पोजीशन को जनवरी एंड तक बनाए रखें और जहां पे 88-90 का भाव दिखे उस लेवल पे वो इस स्टॉक से निकल सकते हैं। जी, आपल्यासोबत पुण्याहून अजून एक कॉलर आहेत, श्रीकांत आहेत आपल्यासोबत. नमस्कार श्रीकांत, हा, नमस्कार मॅडम. बोला. माझा असा प्रश्न आहे की मी आता सध्या म्हणजे नवीन विचार करतोय की शेअर मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट करायचं आहे. मला असं वाटतं की आता जो ट्रेंड आहे म्हणजे शेअर मार्केट खूप खाली गेलेला आहे, तर नवीन इन्व्हेस्टरला म्हणजे हा चांगली संधी आहे ना इन्व्हेस्ट करायची. तुम्ही काय म्हणता याच्याबद्दल? नक्कीच आपण तुलसीयन सरांना त्यांचं मत विचारूया, ते यातले तज्ञ आहेत. सर, हाँ बिल्कुल सही है, इनका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल यही है कि आपको ऐसे स्टॉक्स को पिकअप या ऐसे सेक्टर को पिकअप करना चाहिए कि जहां पे आपको आने वाले समय में मार्केट आउट परफॉर्म कर सकते हैं। अगर और सारे दूसरे स्टॉक आपको 5 से 10% के रिटर्न दे तो ये स्टॉक्स आपको बेटर दे सकते हैं। तो अगर ऐसी आपकी धारणा है, पहले तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपकी सोच बिल्कुल सही है कि ये समय है सही मार्केट में इन्वेस्ट करने का। अगर आपकी ऐसी धारणा है और ऐसा आपका मानस है तो आपको शुगर और पब्लिक सेक्टर बैंक 2 पे आपको नजर रखना चाहिए, क्योंकि यहां से डाउनसाइड रिस्क जो है मिनिमम है, जबकि अपसाइड के पोटेंशियल काफी ज्यादा है। ये दोनों सेक्टर जो है मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। जी बरोबर. हर्षल, आपण बघितलं की वेगवेगळे पर्याय आहेत आपल्याकडे गुंतवणुकीचे. शेअर मार्केट आहे, म्युच्युअल फंडचा पर्याय आहे. 2009 च्या दृष्टीने जर आपण बघितलं तर कोणते पर्याय तुम्हाला असं वाटतं की हे कमी जोखमीचे आहेत, सुरक्षित आहेत किंवा याच्यापासून मिळणारे रिटर्न्स तुलनेने जास्ती असू शकतील? पर्याय हे इक्विटीमध्ये पण आहेत, म्युच्युअल फंडमध्ये पण आहेत, सगळीकडे. पण पर्यायाचं जेव्हा आपण पर्याय म्हणतो त्याचा एक डिसिप्लिन वेनी इन्व्हेस्टमेंट होणं, गुंतवणूक होणं हे महत्वाचं आहे. तर डिसिप्लिन वेनी गुंतवणूक होणं म्हणजे काय की टप्प्याटप्प्याने एखादा रिटर्न्स बघून तिकडे न जाता त्याच्या टप्प्याने डिसिप्लिन टप्प्याटप्प्याने त्याच्यातले गुंतवणूक करणे, त्याच्यावर आलेला प्रॉफिटच्या आहारी जास्त ग्रिडीनेस हरटपणा न दाखवता आलेला प्रॉफिट म्हणजे थोडा प्रॉफिट काढून घेणं, परत तो रोलिंग करणं, ह्याच्यावर भर देणं जास्त योग्य ठरेल. त्याच्यामध्ये तुम्ही रिटर्न्स नक्कीच चांगल्या प्रकारे मिळवू शकतात. आता जो पिरियड आता जो 2008 मध्ये जी लोक फेस करतायत ॲज ए कॉमन इन्व्हेस्टर की खूप लॉस झाला, त्यांना टाकले त्यांनी पैसे 2007-8च्या दरम्यान, आणि मग त्यांना लॉस झाला त्याचं कारण असं आहे मेजर ऑफ टाइम त्यांनी ते प्रॉफिट बुकिंग केलं नाही आणि त्याच्यामुळे त्यांना तो लॉस जास्त प्रमाणात भोगावा लागला. आपल्यासोबत पुण्याहून एक कॉलर आहेत, आनंद परांजपे आहेत आपल्यासोबत. नमस्कार. नमस्कार. बोला. मला प्रश्न विचारायचा होता की या वर्षात म्हणजे आता मी इन्व्हेस्टमेंट जी काही केली ती जास्तीत जास्त म्युच्युअल फंडातच केली, पण पुढच्या वर्षी येणाऱ्या वर्षभरात काय ओपिनियन असेल की म्युच्युअल फंडात इन्व्हेस्टमेंट चांगली असेल की शेअर बाजारात चांगली असेल? आपण तुलसीयन सरांना विचारूयात याचं उत्तर काय असेल ते. देखिए, अगर कोई निवेशक, मैं कहता हूं अगर अपने आप पे कॉल ले सकता है, अगर खुद की उसकी स्टडी है जो कि आज के दिन पॉसिबल है, अगर वो थोड़ा सा इसमें समय दें, तो मेरा ऐसा मानना है, जितने भी मेरे जो 30-32 साल का अनुभव है, कि खुद के जैसे इन्वेस्ट करके आप जो पैसा कमाएंगे वो आपको म्यूचुअल फंड में रिटर्न नहीं मिल सकता। ये बात जरूर है कि म्यूचुअल फंड्स में लो रिटर्न लो लॉस होता है। अगर आप देखें कि मार्केट आज तकरीबन 2008 में 60% घटा है, म्यूचुअल फंड हो सकता है 55% का लॉस किए हो या 50% का किए हो, लेकिन चूंकि अब बाजार एक तरह से ऑलमोस्ट बॉटम पे आ गए, इसके बाद में आपको अपॉर्चुनिटी खुद का अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। कोई भी आदमी म्यूचुअल फंड्स को भी रेप्लिकेट कर सकता है। यहाँ पे जहां पे आप डेडिकेटेड म्यूचुअल फंड में जाते हैं, जहां पे हम देखते हैं फार्मा, आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका फोकस होता है कि उस डेडिकेटेड सेक्टर में जाना। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्टर की लाइकिंग है तो आप भी अपना मॉडल पोर्टफोलियो फ्रंटलाइन स्टॉक्स का बना सकते हैं, और या एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हुए आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरी सलाह आपको यह है कि खुद का इन्वेस्टमेंट्स का नजरिया रखिए, बशर्ते कि म्यूचुअल फंड